बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, 9 मई के बाद सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी नई सियासी जमात के तौर पर सामने आने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो इससे पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और नून लीग के ख़िलाफ़ सख्त बयान दिया करते थे। मगर इसके बरक्स अब PTI और पीपल्स पार्टी इस नई सियासी जमात को मुस्लिम लीग नून की बी टीम करार दे रही है, जबकि ज़राए का ये दावा है कि नून लीग ने फैसला किया है कि वो इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियन से राब्ता नहीं कर रही। तो इस तमाम तर सूरत हाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुल्क में दो बड़ी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास इंतखाबी इत्तेहाद के लिए क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं। बज़ाहिर पंजाब की सत्ता पर फोकस करती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, अपने मंशूर में किए जाने वाले पुरकशिश अवामी वादों को पूरा कर पाएगी, इस बात पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया है, मुल्क में दो बड़ी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के इम्कानात तो नज़र नहीं आ रहे। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास इत्तेहाद के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं इस वक्त जी, अगर मैं पंजाब की सतह पर बात करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो इंट्रो पेश किया है उस इंट्रो के अंदर खुद एक तजाद और एक कंट्राडिक्शन है। आपने कहा कि तजिया निगार लोग ये कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग की बी टीम है, साथ ही आपने अगले लम्हे ये कह दिया कि जनाब नून लीग ने फैसला किया है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। तो फिर बताएं किस चीज़ को सच हम समझें, किस तज्जिए को, किस एनालिसिस को, किस हाइपोथेसिस को, किस थ्योरी को और किस आइडियोलॉजी को हम ठीक माने, किसको ना माने। जनाबे वाला, हम एक ऑटोनोमस पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक बाइख्तियार पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारा अपना इंतखाबी निशान उकाब शाहीन है। हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हम न्यूली एस्टेब्लिश्ड हैं, हम पार्टीज की पॉलिटिक्स में न्यू कमर हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करम है, जो हमारी लीडरशिप है वो 5 साल से लेके 40 साल तक हुकूमतें करने की, वजारतें करने की, रियासत चलाने की तजर्बाकार अफराद हैं। और इंशाल्लाह अभी अगले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अभी 100-150 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन, साबिक पार्लियामेंटेरियन, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन वो अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे और हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, अगर पार्टी की लीडरशिप ने बेहतर समझा तो वो मशवरा करके CEC की मीटिंग में भी और आपस में वो अगर बेहतर समझेंगे किसी पार्टी के साथ कि जनाब पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI फजल रहमान, कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, KPK के हवाले से और पंजाब के हवाले से जो भी स्ट्रेटजी वो इख्तियार करना चाहेंगे तो वो करने के मिजाज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ बताता चलूं, जब मैं इंट्रो दे रहा था तो उसमें नून लीग के तो ये बयानात थे और मैंने साथ बोला था कि इसके बरक्स, मतलब मैंने ऑलरेडी इसके बरक्स बोला था जो आप जिसका मुझे बता रहे थे। अच्छा, वो इसलिए भी शायद कहा जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सक्लूडिंग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को मिल रही है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मैं कुछ रहनुमाओं की सुन रहा था इंटरव्यूज, वो कह रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिल रही है। सो अब आपसे अगला सवाल ये है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बता रही हैं कि हमें प्रोवाइडेड नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़ रखती है जी? देखिए, जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो क्या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे क्या 3 दफा से इक़्तिदार, 15 साल से इक़्तिदार के मजे ले रही है? मैं नहीं समझता कि वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हर दफा इलेक्शन जीत रहे हैं। उन्हें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक होते हैं, उनको लाडला बनाया जाता है तो तभी उनको इक़्तिदार मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल जरदारी साहब का ये शोर मचाना कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ये है
अच्छा चौहान साहब, आपने बिलावल का किया, मैं बता, बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले जो तकारीर हो रही हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी दूसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा जो लोग वज़ीर आज़म हैं उनकी बजाय मुझे मौका दें तो ये अब जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करूँगा। ये लाडला बनने की ख्वाहिश तो फिर हर तरफ से ही सामने नज़र आ रही है, तो फिर जमहूरियत कहाँ पर है, वोट की इज्जत कहाँ है? अगर लाडलों ने ही सारा मुल्क चलाना है तो फिर इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, बिलावल जरदारी साहब ये जो दूसरी और चौथी दफा की बात कर रहे हैं तो उनसे पूछें कि पीपल्स पार्टी जो है वो 3 से 4 दफा इक़्तिदार के मजे ले चुकी है, बल्कि 5 दफा 1970 से लेके अब तक वजीर आज़म का 4 या 5 दफा वजीर आज़म और हुकूमत उनकी बन चुकी है, तो वो इन्हीं के खाते में जाएगी ना। ये तो ना अपने आप को शो करें कि जनाब ये कोई बिल्कुल इनोसेंट और एक नई पार्टी और एक नई क़यादत है। इनकी पार्टी जो है ना इक़्तिदार के अंदर पिछले 16 महीने में भी इक़्तिदार में थी, उससे पहले भी इनका इक़्तिदार 2008 से 2013 तक था, फिर उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 2 दफ़ा का इक़्तिदार है, फिर उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का इक़्तिदार है। इस तरह तो आप 5 से 6 दफ़ा आप इक़्तिदार पिछले 40 साल में इक़्तिदार के मज़े लूट चुके हैं और आप अपने मौक़े हासिल कर चुके हैं। तो इस वजह से बाकी बिलावल जरदारी साहब का राइट है, वो शरीक चेयरपर्सन है या चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, वो अपनी कैंपेन के अंदर आवाम से मुतालबा कर सकते हैं, हर एक का राइट है। ठीक, अच्छा, लेकिन ये अली जैदी ने, ये जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, अली जैदी पोस्ट जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, उनको ओन चौधरी लेने जाता है, हेलीकॉप्टर तरीन साहब का होता है, उसके बाद उन्होंने ये बेसिकली स्टेटमेंट की कि जी ये टीम बी है। और अब ज़रा थोड़ा सा मुझे, अली जैदी साहब आपके पुराने दोस्त हैं, आप लोग इकट्ठे थे पीटीआई में, ये कौन सी सूरत हाल है? क्या अली जैदी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं, नहीं हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अली जैदी बेसिकली एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है। ओके। वो एक फैन क्लब था चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, और उनके कुछ जाती मुलाजिम टाइप के फैन थे जो उनकी फैमिली के, उनके घर के, उनके शौकत खानम के, उनकी एनजीओ के, उनके प्रोजेक्ट के जना सारे मामलात, फंड रेजिंग पूरी दुनिया के अंदर, और उनकी मुलाजमत टाइप फैन थे वो। पॉलिटिशियन ना हो कभी बन सकता है। तो उसी फैन फॉलोइंग और उसी सर्विसेज की सिले में उनको एमएनएशिप भी मिल गई, फिर वजारतें भी मिल गई। बेसिकली वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, और नॉन पॉलिटिकल होने की वजह से थोड़ी सी नॉनसेंस किस्म की उनकी जनाब पॉइंट ऑफ व्यू भी हो जाता है। खुद ही आप आके बैठते हो डिनर पे, उधर आके चेयरमैन के खिलाफ तकरीर करते हो, ठीक है, और फिर अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुद मौजूद होते हो, और फिर जनाब लोगों की तरफ से जब कुछ छितर पड़ते हैं या लोगों की तरफ से मुखालफत होती है या भारी और तुंद और मुखालिफ हवा चलती है, साथ ही आप अपना ट्रैक बदल लेते हैं। आप चाहते हैं कि जनाब आपको तहरीक इंसाफ का पॉपुलर अगर कोई स्टैंस या वोट या लोगों की हमायत है तो उसके मजे भी आप लूटें और जान भी छुट जाए 9 मई के मामलात से। जो हरकतें, जो करतूतें किचन कैबिनेट के तौर पे आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ थे, तो वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तो उसकी बात पर क्या वक्त जाया करना है ना। ठीक है, बहरहाल वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं है। ओके, नहीं है, मतलब अली जैदी साहब का ताल्लुक नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। ठीक हो गया। अच्छा, ज़रा मैं थोड़ी पंजाब की बात करूं, क्योंकि आप लोगों का इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस पंजाब के अंदर है। आप लोग अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं इस वक्त पंजाब में, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहा यह जा रहा है कि हवाओं का जो रुख है वो नून लीग की तरफ है और उनको नया लाडला कहा जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? काई साहब, मैं पिछले 1.5 महीने से एक बात कह रहा हूं कि ये इलेक्शन फरवरी 2024 का ये पार्टियों की हवाओं का इलेक्शन नहीं है। ये पर्सनालिटीज का इलेक्शन है, ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है, ये कैंडिडेट्स का इलेक्शन है। ना नून लीग की हवा है, तहरीक इंसाफ की हवा वैसे उखाड़ दी गई है और उसकी हवा निकल चुकी है 9 मई की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से और करतूतों की वजह से। और किसी पॉलिटिकल पार्टी की हवा नहीं है। पिछले 3 इलेक्शन थे, 2008 में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा थी, 2013 में नून लीग और पीटीआई की हवा थी, 2018 में पीटीआई और नून लीग की हवा थी। लेकिन अब हवा शबाब वाली कहानी कोई नहीं है। अब हवा क्या होती है? आप खंबे को खड़ा कर दें, आप खोते को खड़ा कर दें, आप खच्चर को खड़ा कर दें,
आप एक डल इंसान को खड़ा कर दें, आप किसी न्यू कमर को खड़ा कर दें, हाँ। आप किसी सियासी कारकुन के बजाय सियासी कार्टून को खड़ा कर दें, वो पार्टी टिकट पे इलेक्शन जीत जाता है या बड़ा अच्छा कामयाब इलेक्शन लड़ लेता है। हाँ। ये चीज अब नहीं है। एक तो ये अपने जहन में रख लें। ठीक। दूसरी, कल मैंने पहली दफा ये ब्रेकिंग दी थी एक टीवी चैनल पे, आज आपके प्रोग्राम के अंदर मैं दोबारा ब्रेकिंग दे दूं। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत होगी, अलीम खान साहब वजीर आला होंगे और IPP इंशाल्लाह अपने बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ उसमें जनाब ये पंजाब के अंदर रूलिंग पार्टी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने वाकई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी। लेकिन चौहान साहब, थोड़ी सी अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब लंदन से चलते हैं, उनको वहाँ पर हाई कमिश्नर जो हमारा UK का है उसको भेजते हैं, पाकिस्तान आते हैं, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक होता है, पंजाब में जिस तरह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रोटोकॉल देती है, जिस तरह उनको इस वक्त तमाम तर जो प्रोटोकॉल है वो मिल चुका हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, चीज़ें उनके रास्ते से बिल्कुल क्लियर होती नज़र आ रही हैं। आपको नहीं लग रहा कि वाकई हवाओं का रुख उनकी साइड पर हुआ है? और आपका ये जो इस वक्त बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि IPP की पंजाब में हुकूमत बनेगी और अलीम खान वज़ीर आला पंजाब होंगे, ये आप किस तनाजुर में या किस श्योरिटी पे कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी साइड पे फिर क्या है? सुने ना, आपने भी जो बात कही वो ठीक कही, मैंने भी जो बात कही वो ठीक कही। मैंने पंजाब की बात की है, मैंने वफाक की बात की, आपने वफाक की बात, आपने पंजाब की बात नहीं की। ठीक, तो आपका ये ठीक, तो आपका मतलब ये है कि पंजाब में IPP और वफाक के अंदर नून लीग, ये आपकी बात से मैं अखज़ कर पा रहा हूँ। पंजाब के अंदर भी नून लीग IPP के साथ होगी और वफाक के अंदर भी IPP नून लीग के साथ इलेक्शन के बाद हो सकती है। अच्छा, इलेक्शन के बाद होगी, इलेक्शन से पहले नहीं होगी। ठीक। अच्छा, अब ज़रा एक मैंने आपसे डिस्कस करना था, ये जो इंतखाबी मंशूर है आपका, जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको बिजली मुफ्त दी जाएगी। सर, इतनी बड़ी सब्सिडी आप लोग कैसे देंगे? IMF तो ऑलरेडी और जितने आलमी मालियाती इदारे हैं वो तो इसकी इजाज़त ही नहीं दे रहे। ये किस तरह आप लोग इसको लेकर चलेंगे? ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जनाब, पिछले 15 साल से पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम और फिर जो हमारा 4 साल थे, 4.5 साल थे, 4 साल, उसमें जनाब आपका एहसास प्रोग्राम कई 100 अरब रुपए का हिसाब, कई 100 अरब रुपए सूबों के अंदर और वफाक के अंदर इस प्रोग्राम के तहत लगा दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, 2000, 4000, 6000, 8000 की भीख होती है जो खानदानों को दे दी जाती है और खानदान को भिखारी बना दिया जाता है। हमने कोई अनहोनी बात नहीं की, हमने इसी एहसास प्रोग्राम, इसी बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कई 100 अरब जो है, हम उनको सिस्टमेटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, टेक्निकल तरीके से, एहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम यूटिलाइज करते हुए लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो 300 यूनिट तक की बिजली को का सारिफ होगा, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात ही नहीं। ठीक, हमने ये बड़ा अच्छा किया आपने इसकी क्लैरिटी दी कि इस मद में जो पैसा है उसको आप उस तरह इस्तेमाल करेंगे। लास्ट मुझे बताइएगा, फरा गोगी को लेकर वजारत आला पंजाब में मदाखलत, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मुबैना करप्शन, तमाम चीज़ें आप भी हाईलाइट करते रहे। मुझे याद है आप खुद उस वक्त वजीर थे, आप भी हाईलाइट करते रहे। ये सारी चीज़ें जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाती थी, आपको क्या वजह लगती है कि वो ना इसको एक्नॉलेज करते थे, ना इसको इन्वेस्टिगेट करते थे, और आज जिस सूरत हाल में वो हैं उसकी एक जो मेजर रीज़न बताई जा रही है वो फरा गोगी और उनके कारनामे बताए जा रहे हैं? देखें काई साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वखरा है। मेरे कागजों में ना फर्रा साहिबा का कोई कसूर है, ना उस्मान बुजदार साहब का कोई कसूर है। कसूर सारा चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है और उनकी मिसेस का है और उनके खानदान का है। और जो पैसा जहां से भी इकट्ठे होता था, जाता चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर था, उनकी मिसेस के पास, उनकी फैमिली के पास, ठीक है। और ये जितनी लूटमार हुई है, ये सारे के सारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की छतरी तले, उनकी मर्जी, उनकी मंशा, उनकी विल, उनकी मन, उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश के ऊपर होती रही है। वरना
जब पाकिस्तान का चीफ स्पाई, आईएसआई चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो पूरी की पूरी फाइलों के थड्डे लेके चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम के पास जाके उसे कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ चीफ स्पाई कि मैं आपको इंटीमेट करूं और आगाह करूं कि ये आपकी छतरी तले, आपके डेजिग्नेशन की छतरी तले, आपके जनाब पर्सनैलिटी की छतरी तले ये खरबों रुपए की करप्शन हो रही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, काइंडली आप इसके ऊपर ओवरकम करें और चीजों को कंट्रोल करें, और ये जो डैमेज हो रहा है आपका ओहदा, आपका डेजिग्नेशन, आपका पोर्टफोलियो, ताकि वो बदनामी का बायस ना बने। अब उसके ऊपर चाहिए ये था कि रियासत मदीना के अलमबरदार वजीर आजम को, कि जिस रियासत मदीना के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना, सरूर कल्ब व सीना, खातमुन नबीयीन, आका नामदार, अहमद मुज्तबा, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल अक़दस है कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करते हुए पकड़ी जाएगी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। उस रियासत मदीना के दावेदार वजीर आजम का फर्ज बनता था कि वो उस वक्त के चीफ स्पाई जनरल सैयद आसिम मुनीर को बकअप करते, अप्रिशिएट करते और उनकी प्रमोशन करते, उनको जनाब गले लगाते कि आपने बर वक्त मुझे इंटीमेट कर दिया, अब मैं इन चीजों को कंट्रोल करूंगा। लेकिन आगे से गम और गुस्से का इजहार किया गया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप ये चीजें मेरे पास लेकर आए और मुझे बताएं आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो जब ये एटीट्यूड रियासत मदीना की मुनाफकत के ऊपर मबनी पॉलिसीज के अलमबरदार का होगा, तो फिर इसका मतलब है कि सारा पैसा, मंथली भुत्ता, सब कुछ जो है वो उनके पास जा रहा है, उनके घर जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया जी। जिस तरह अभी फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक वो लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर तो अब जो नई हुकूमत बनेगी वो आईपीपी और नून लीग की होगी, और जो वफाक में बनेगी आफ्टर इलेक्शन वो भी PMLN और IPP की बनेगी। सवाल ये है टीम भी नहीं है, लेकिन अपेरेंटली जो इस वक्त नंबर गेम और चीज़ें फयाजुल हसन चौहान साहब बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हवाओं का रुख है वो IPP और नून लीग दोनों की तरफ चल रहा है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ गौर खान साहब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हसन साबिर साहब मेंबर राब्ता कमेटी MQM। इनसे ज़रा सिंध की बात करेंगे और PTI का जो मुस्तकबिल है, और स्पेसिफिकली 20, 21 और 22 नवंबर को फैसले आने हैं, और क्या फैसले एक्सपेक्टेड हैं, क्या फैसले आ सकते हैं, और क्या लिखा जाएगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हसन साबिर साहब मेंबर राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गौर खान साहब, आपसे बात का आगाज़ कर रहा हूँ। सर, इंतखाबात से कबल जो फैसले हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको आते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जी फैसले आएंगे तो आगे पता चलेगा क्या होने जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है मंसूर साहब, और ये हमारा भी बड़े कंसर्न है इसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से केसेस शुरू हुए थे और जितने केसेस उन्होंने चलवाए थे और जिस नौइयत के केसेस रजिस्टर हो गए थे, और हर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो गया था, जहाँ कभी पहले केस नहीं भी रजिस्टर हुआ था वहाँ भी हुआ, किसी जुर्म में कभी किसी को चार्ज नहीं किया गया था वो भी जुर्म शामिल कर दिए गए थे, और कुछ केसेस को पे दर पे कोर्टों में ऐसे डाला कि एक केस में बेल मिल जाए तो दूसरे में अरेस्ट करो, फिर उनको तवक्को होती है कि यहाँ से शायद बेल मिल जाए तो किसी थर्ड केस में अरेस्ट करो। अभी जो बेसिकली 2 केसेस है जिसमें इस वक्त अरेस्ट है, हाल 2 के ये नहीं होने चाहिए थे, एक है साइपर वाला और दूसरा है अलकादर ट्रस्ट वाला। उम्मीद तो हमें ज़रूर है कि अगर इनकी सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन जो लगी हुई है उस पर ऑर्डर कर देती है और नोटिस करती है, सुप्रीम कोर्ट रूटीन में बेल के मैटर में हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के दरमियान तक केस सुना जाता है और उस पर नोटिस किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल वाले मैटर पे कर लिया तो ये तो उम्मीद है कि पहले वाले में केस में रिलीफ मिल जाए, साइपर वाले में। लेकिन दूसरे वो जो अलकादर में रखा हुआ है, अब कल जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी उस वक्त कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि मैंने
फिजिकल कस्टडी ग्रांट की है नेब को। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व फरमाया था कि हमने उनको इजाजत दी है इन्वेस्टिगेट करने का, और इन्वेस्टिगेट करने की वैसे भी इजाजत होती है, लेकिन लीगली जो फर्क पड़ता है वो ये कि अगर आप फिजिकल रिमांड पर हैं तो आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप फिजिकल रिमांड पे नहीं है तो फिर आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये कल जो ऑर्डर आया है वो भी गलत आया है। इस तरह प्रोसीडिंग्स नहीं हुई थी। जो एसोसिएट हमारे वहाँ मौजूद थे उनका कहना यही कि ऐसी प्रोसीडिंग हरगिज नहीं हुई थी जिस किस्म का ऑर्डर है। तो शायद कोशिश तो ये की जा रही है कि उसको किसी सूरत इलेक्शन से पहले ना आने दे, लेकिन हमारी अदलिया से बार बार एहसास रहा है, हमने रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है। अब खान साहब कल या परसों तक एक दो दिनों में खान साहब की एक डिटेल स्टेटमेंट भी आ जाएगी, जिसमें से हमारी यही एक रिक्वेस्ट होगी अदलिया से भी कि आप हमें इंसाफ फराहम करें। हम और कहाँ जाए, हम इस मुल्क के शहरी है और हमारे खिलाफ ही जुर्म हुआ और हम खुद विक्टिम बन चुके हैं आप, और इसी सर्कमस्टांसेस में तो ये तो अनहोनी सी बात है, होना तो चाहिए। अच्छा, लेकिन गौहर खान साहब ठीक कह रहे हैं, गौहर खान साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक तो मुझे दो चीजें बताइएगा। एक, जो 20, 21, 22 जो फैसले आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इन फैसलों से? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? व्हाट डू यू हैव इन माइंड, जो आपने एविडेंस देखा है, जो आप लोगों ने एविडेंस दिया है? एक, और क्या वाकई ही इलेक्शन से पहले आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बेल होती नजर आ रही है या नहीं आ रही, बेस्ड ऑन जो भी केसेस हैं प्लस द ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त चल रही है? हाँ मंसूर साहब, ग्राउंड रियलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, लेकिन अगर केस की नोयत का मैं बता दूं तो हमें उम्मीद तो ये ज़रूर है कि जब तक हाई कोर्ट का ताल्लुक है तो मंडे वाले दिन जो केस लगा हुआ वो हमारे ओपन ट्रायल का है कि हमारा केस ओपन होना चाहिए। जहां भी आप ट्रायल कराएंगे वहां पब्लिक एक्सेस हो, वहां मीडिया हो, वहां फैमिली मेंबर्स हो, वहां वकला जो है बगैर रोक टोक के जाए, वहां वो पेन पेंसिल भी लेके जाए, वो अपने क्लाइंट से भी मिले, वो एडवाइस दे भी दे और इंस्ट्रक्शन ले भी ले। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट्स है हमारा। तो हमें उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से कि ये रिलीफ हमें ग्रांट कर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये तवक्को है कि आईन और कानून के मुताबिक ये हमारा हक है, और अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये राइट हमें मिल जाएगा। ये तो आपने बता दिया आइन की बात, अब जरा ग्राउंड रियलिटी पे भी आ जाए मेरे साथ। ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि अगर ये नहीं प्रोसीड करना चाहते और हमें रिफ्यूज किया जाता है तो देखो ना, एक तो ओवरऑल जो सर्कमस्टांसेस है उसका इम्पैक्ट अदलिया पर भी है, और अदलिया पे इम्पैक्ट आपने देखा है कि जनवरी से लेकर आज तक अदालतों के जितने भी अहकामात हुए हैं उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि इलेक्शन कराओ, वो इलेक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इलेक्शन करो, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया परवेज इलाही को घर तक पहुंचा, वो सिर्फ 1-2 किलोमीटर तक घर तक नहीं पहुंचा पाए। बीच में से कौन इंटरवीन करता है, कौन से पावरफुल लोग हैं जो आ जाते हैं? तो इसलिए अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो वो तो शायद कोई और होगा, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी काम है। अब अदलिया को भी इन अनप्रेसिडेंटेड हालात से निपटने के लिए अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इंटरवेंशन करनी होगी। अगर अदलिया इस बात की सोमोटो लेती है और ये कंसिडर करती है कि अगर 90 डेज में इलेक्शन ना हो तो ये एक ऐसा मैटर है कि हम इस पे सोमोटो ले लें और इलेक्शन करवा लें, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अदलिया को चाहिए कि जिन लोगों को उठाया जाता है और वो भी 24 घंटे में अदालतों में नहीं पेश होता तो उनके भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते, उनकी तरफ से पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। खान साहब का जो केस लगा हुआ है जी, वो 21 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, तो फर्स्ट टाइम तो उस पे नोटिस होगा और उसके बाद जो डेट हमें दी जाएगी उस पे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें बेल दे देगी। ग्राउंड रियलिटी यही है कि एक में जरा एक दूसरी ग्राउंड रियलिटी की मैं हसन साबिर भाई से भी बात करता चलूं। हसन भाई, मुझे सबसे पहले ये समझाएं, बताना नहीं है समझाना है आपने, MQM और नून लीग, ये जो आप लोगों का एक बकौल पीपल्स पार्टी के गैर फितरी इत्तेहाद है, ये कैसे हुआ? और उसके बाद अब गोइंग फॉरवर्ड जो आइडियोलॉजी है टुवर्ड्स नून लीग का बयानिया एक और जो MQM पाकिस्तान का बयानिया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, इसको कैसे आप लोग लेकर चलेंगे और क्या ये बयानिया सेलेबल है कराची सिंध के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मंसूर भाई, बात यह है कि MQM हमेशा से अपने लोगों के लिए काम करती है। शहर में बसने वाले, इस
सूबे के अंदर रहने वाले लोगों की भलाई का सोचती है और उनके लिए ग्राउंड के ऊपर काम करती है। देखिए एमक्यूएम क्योंकि अभी इस वक्त जब भी कोशिश की उसने कि वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात, क्योंकि यही वो एक नुमाइंदा जमात थी जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोगों को लेकर आगे बढ़ी और असम्बलियों तक पहुंचाया। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके की जमात है जिसको हमेशा से 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद कुछ इस तरह के लोगों का, कुछ इस तरह के ऑपरेशंस का सामना करना पड़ा कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह से उसके मकासद थे। लेकिन चूंकि एमक्यूएम को मुंतखब करके इस शहर कराची, हैदराबाद, सिंध के दूसरे शहरों से मुंतखब करके ऐवानों में भेजा जाता है और वो डिलीवर करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। इसी तरह से देखिए हमेशा से एमक्यूएम के इल्हाक के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकी, ना कोई चल सकी। 2018 की भी जो हुकूमत पीटीआई की थी उसने भी एमक्यूएम से दरखास्त की और एमक्यूएम के साथ एमएनएस के बाद ही वो हुकूमत तश्कील दे पाए थे। और यही वजह थी कि वो 7 एमएनएस जब बाहर गए तो पीटीआई की हुकूमत भी वो अदम एतमाद का शिकार हुई और वो हुकूमत खत्म हो गई। तो एमक्यूएम वो जमात है जो अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वफाक को मजबूत करती है। इसी वजह से इस वक्त देखिए पीटीआई की जो पोजीशन है, पीटीआई अपने नैरेटिव में नाकाम हुई है। पीटीआई ने शहर में, इस सूबे में रहने वालों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। कराची ने 2018 में 14 एमएनए इनको मुंतखब करके दिए, 30 के करीब एमपीए मुंतखब करके दिए, लेकिन उन लोगों ने क्या डिलीवर करके दिया इस शहर को, इस सूबे को? कुछ भी नहीं, 0/0 किया उन्होंने काम। तो आज एमक्यूएम क्योंकि मजबूत हो गई है, एमक्यूएम को जो दफातर खोलने की इजाजत नहीं थी 2018 से लेके अभी तक, वो आज दफातर खुल रहे हैं तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमें एक क्लियर विजन के साथ हम जाते हैं। हम आईनी तरमीम के लिए हमने पीटीआई से भी बात की थी पहले जब उनकी हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी से भी बात की थी और अब हमने नून लीग से भी बात की। लेकिन निजाम भाई फिर आप ठीक है, लेकिन अपनी हुकूमत बनाएगा, ठीक है, लेकिन मेरी एक सिर्फ 10 सेकंड में सुन लें कि मैं उनसे ये बात कर रहा हूं कि अगर आप हुकूमत में आएंगे तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मुझे वजारत नहीं चाहिए इस वफाक में, मुझे आइन में तरमीम चाहिए जिस तरमीम के जरिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोकल वफाक जो है एम्पावर कर दे जिले हुकूमतों को, मकामी हुकूमतों को, ताकि सिर्फ मेरा वर्कर नहीं, मेरा रहने वाले नहीं, इस शहर का हर शहरी जो है मुस्तफीद हो सके। नैब की जरूरत नहीं पड़ेगी मंसूर भाई। पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिले के लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। ग्रास रूट लेवल की आपने बात की और हसाम भाई मैं आपको सपोर्ट करता हूं इस चीज में, लेकिन सर इल्जाम ये है एमक्यूएम पे कि 2 दहाइयों से आप लोग हर हुकूमत का हिस्सा बनते रहे, आप लोगों की वजह से हुकूमतें बनी, ये सारा कुछ सामने है हमारे। लेकिन एमक्यूएम का जो ऑब्जेक्टिव था, एमक्यूएम का जो वर्कर था, एमक्यूएम की जो आइडियोलॉजी थी, वो आज की तारीख तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी, ना ट्रांसलेट हो सकी। क्यों? देखिए 2 नहीं 4 दिया मंसूर भाई। पहला इलेक्शन 88 में एमक्यूएम ने जीता था, उस वक्त भी वफाक को सपोर्ट किया था, उस वक्त भी जो है वो बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की हुकूमत बनी थी और एमक्यूएम की सपोर्ट से ही बनी थी। उसके बाद जितनी हुकूमतें बनती रही उसमें एमक्यूएम पार्टिसिपेट करती रही, इस शहर की नुमाइंदा बनती रही। देखें हम पूरे पाकिस्तान में चूंकि कैंडिडेट हम अपने नहीं खड़े करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारी नुमाइंदगी इस शहर के जरिए जाती है, इस सूबे के जरिए जाती है, तो हमें वफाक में अपनी पोजीशन बनाने में टाइम लग रहा होता है। हम उस टाइम को गेन करके उस हुकूमत को मजबूत करते हैं और चाहते हैं कि ये जो माशी हब है, ये शहर जो पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, यहाँ मल्टी एथनिसिटी है, यहाँ पर हर जबान के पूरे पाकिस्तान के रहने वाले लोग यहाँ बसते हैं। अगर वो बसते हैं तो उनके भी हुकूक इसी शहर से वाबस्ता है, उनको भी यहीं पर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, पीने का पानी चाहिए, एक साफ और सुथरी सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो वफाक क्यों नहीं डिलीवर कर रहा? क्या वफाक का नाम सिर्फ पंजाब रह जाता है? हम ये बात करते हैं और उस बात में हम सक्सेसफुल। आज हम इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन से पहले बात करने पर तैयार हुए। इससे पहले हम इलेक्शन से पहले बात नहीं करते थे, लेकिन चूंकि 15 साल से पीपल्स पार्टी सूबे के अंदर जो कारगुजारी कर रही थी वो एक्सपोज हुई, लोगों के सामने आई। आज लोग जान छुड़ाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी का कोई नैरेटिव नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं। 1971 से एक ही नैरेटिव बेच रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। मेरी अर्ज सुनिएगा, शहर में, सूबे में, मुल्क में रोटी कपड़ा मकान मिला लोगों? नहीं मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्रीड हूं। लेकिन सवाल ये है, वसीम अख्तर हो, मुस्तफा कमाल हो, जो मेयर भी रहे, सवाल फिर वही है कि
इस सारे में आज भी आपको पता है कि सिंध के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। आपको क्या श्योरिटी है इस चीज की कि आप आज अगर नून लीग के साथ हैं, उनकी वफाक के अंदर हुकूमत बनती है, तो वो आपको लोकल बॉडी स्ट्रक्चर, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, मेयरशिप, ये इश्यूज आपके वहां से बैठ के एड्रेस कर सकेंगे, कीपिंग इन माइंड कि सिंध के अंदर अगर उन लोगों का उस तरह स्टेक या हुकूमत नहीं होगी? मंसूर भाई, ये तो तय है कि पाकिस्तान में अब बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी से कोई भी हुकूमत नहीं बनेगी। ना यहाँ इतना स्प्लिट मैंडेट है। ये हुकूमत भी अगर जो भी वफाक में अपनी हुकूमत बनाएगा, वो उसको किसी छोटी पार्टी जो तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे पाकिस्तान की पार्टी होगी, उससे इल्हाक करना होगा। अच्छा, उस इल्हाक के लिए जरूरी है कि MQM ने ये बात पहले दिन कर दी है कि हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए, वजारतें नहीं चाहिए, हमें हमारा काम चाहिए। और वो काम सिर्फ कराची के लेवल, सिंध के लेवल पे नहीं है, वो पूरे एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आइन में लिखा हुआ है कि 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट इज अ लोकल गवर्नमेंट। उस लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन 5 साल 3 साल के वक्फे के बाद क्यों होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए चलाते हैं। मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी ने सर अगर दूध की नहरें, शहद की नहरें बहा दी हो ना इस सूबे के अंदर, तो बिल्कुल उनको ही दे दे, अगला टेन्योर भी अवाम उनको ही दे दे, उनको इलेक्ट करके ले आए। लेकिन यहाँ के लोग परेशान है सर, सिंध की तरफ नहीं देखते लोग। वफाक में एग्रीमेंट कर लेते हैं। PTI की हुकूमत अगर वफाक में चलती रही तो पीपल्स पार्टी के मरूने मिन्नत थी। पीपल्स पार्टी सिंध का हिस्सा ले रही थी और वो वफाक में PTI को सपोर्ट कर रही थी। वो सपोर्ट इन द सेंस, ये जरूरी नहीं है कि वो हुकूमत में बैठ के सपोर्ट कर रहे हो, बट उन्होंने कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा काम वफाक में किया ही नहीं। वो तो PTI को सिंध में गवर्नर हाउस के अंदर बैठ के अगर वो इनके चेयरमैन आगे अगर कोई इफ्तिताह करता तो वो क्या पूरे होते थे? पहले महीने के अंदर जब वो वजीर आजम मुंतखब होकर कराची का उन्होंने दौरा किया, उनको K4 मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा वफाक के पास पैसे नहीं है। बारिश के जरिए 2020 में तबाही इस शहर के अंदर देखी गई। उन्होंने 161 अरब रुपए का ऐलान कर दिया कि कराची को पैकेज दिया जाएगा। दूसरी दफा जब बारिश के तहत इस शहर के अंदर तबाही हुई तो उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया। क्या उनको उस वक्त सेंस नहीं था? क्या उनको पता नहीं था कि कहां से पैसे आएंगे, कैसे दिए जाएंगे? लेकिन लोगों को एक आसरे में, एक झूठे दावे के तहत जो है वो लोगों को बता दिया। क्या उनके 14 MNA जो है वो सो रहे थे? वो 14 MNA इस शहर से मुंतखब होकर गए थे? क्या किसी ने कोई तहरीक, कभी कोई बात, कोई तकरीर करके वफाक के अंदर बताया था कि ये शहर के मसाइल ये हैं? क्या उन्होंने ये बात नहीं, ये कोई आईनी तरमीम कोई करके लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने की बात की? नहीं की। कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको सिंध से। मुझे जरा ये सवाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे जरा ये सवाल जो आप बता रहे हैं ना साम भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल हमेशा से उठता रहा है और हम बारहा जो सिंध के MNAs PTI से रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैं जरा गौर खान साहब के पास भी ये चीज लेकर जाऊं। गौर भाई, जरा ये चीज बताएं हमें, क्या वजह थी कि इतने MNA सिंध से थे, गवर्नर सिंध से PTI का, और डिलीवर नहीं हो सके और आज तितर बितर होते फिर रहे हैं? अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में फयाजुल हसन चौहान मेरे साथ था, वो भी माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने बताया अली जैदी के बारे में जो उनके कमेंट्स थे, बड़े ही डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि जी वो तो ज़ाती मुलाजिम था, चेयरमैन PTI का फ़ैन था और उसको उन्होंने बना दिया, तो वो तो किसी पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, ना वो PTI का है ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का है। सो क्यों नहीं डिलीवर कर सकी PTI कराची के अंदर? नहीं मंसूर साहब, पहली बात तो ये जो चौहान साहब ने अर्ज किया होगा, उसे बताया होगा, तो आपको पता है कि बाज़ लोगों को पहचानने में लोगों को गलती हो जाती है। शायद चौहान साहब को पहचानने में हम गलती कर दी थी जिस तरीके से वो आपने गलती कर दी उनको पहचाने, ठीक, लेकिन उनके पहचानने में तो, लेकिन उनकी जो कुछ ना कुछ हद तो होता है। जिस तरीके से वो पार्टी में है, जिस तरीके से उन्होंने वजारत ले ली बार बार, और जब उनको सेकंड टाइम वजारत मिली तो सज्जा शुक्र भी अदा किया। पहले तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि जी डिलीवर नहीं कर सकी। सेकंड ये कि जहाँ तक इस वक्त के ताल्लुक है, तो आपने देखा है कि PTI के साथ इस वक्त जो हो रहा है, जिस तरह आइसोलेट की गई है पार्टी और जिस तरीके से विक्टिमाइज की जा रही है, वो तो पूरी दुनिया को मालूम है। इनके वर्कर और सपोर्टरों को आज भी MKM भी जलसा कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, JY भी कर रही है, NP भी कर रही है। अगर कोई वर्कर कन्वेंशन तक नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ है PTI। इसलिए इतने सख्त हालात में ये डिपेंड करता है कि किसको कितने सख्त हालात में रखा जाता है। जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा कि ये उस पे टर्म करता है कि मैं चिल्ले में चेंज हो गया, दूसरे लोग कम वक्तों में चेंज हो जाते हैं। तो इस वक्त 2020 में जो उन लोगों के लिए, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द किसी की लॉयल्टी चेंज करा दे वो करे।
जहां तक पीटीआई के ताल्लुक है डिलीवर करने का, तो मैं समझता हूँ पीटीआई की कोएलिशन गवर्नमेंट थी, बड़ी कोशिश की है और सारी मेजॉरिटी चीज़ों पे पीटीआई डिलीवर कर चुकी है। और उस वक्त अगर आप देखें जितने सर्वे आए तो पीटीआई इस वक्त 60 से 70% उसकी पॉपुलैरिटी है इवन सिंध में। आप इसको देखेंगे जो लास्ट अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, मेयर के इलेक्शन हुए, तो आपको कहना था कि पीटीआई की तवक्कुआत से भी ज्यादा सीटें पीटीआई को मिली हैं। और पीटीआई की ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है कि लोग सेटिस्फाइड है पीटीआई से और लोगों की सेटिस्फेक्शन है कि वो पीटीआई के साथ जुड़े हुए। और इस मरतबा आप देखेंगे कि शायद लोग जिस तरीके से वंस इन अ लाइफ टाइम एमकेएम की अगर आप वोट बैंक थे, जिस वक्त अल्ताफ हुसैन हुआ करते थे, इनके वोट बैंक की कवर हुआ करता था, जिस वक्त वो ख़त्म हुए और कुछ लोग उनसे कट गए तो फिर एक और टर्न आया। इस मरतबा आप ये देखेंगे कि चूंकि ये छोटी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ ये हैदराबाद और कराची तक है और ज़्यादातर ये कोशिश ज़रूर अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं, कराची के लिए करते हैं, लेकिन इसलिए इनका एक नैरेटिव बिल्टअप नहीं हुआ सो फार कि मुल्क के लिए हालात के मुनासिबत से हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस एक अलग एक सॉरी जी 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 इंफ्रास्ट्रक्चर बेस अगर आपका एक नैरेटिव है दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट देन अगर आप एक पार्टी हैं, बिकॉज आप ज्यादातर सोचते हैं और डिलीवर करते हैं और आपकी अलायंस गवर्नमेंट हो तो फिर आपको ये कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डिलीवर किया और इंशाल्लाह मंसूर भाई मुझसे बहुत अच्छा डिलीवर। ठीक जी, हसन भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे जरा उसके साथ ये भी बताइए। जी जी पहले आप कर लें फिर मैं सवाल करता हूं। जी जी सॉरी आप बताएं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि 2018 में एमकेएम के दफातर को खोलने के लिए उस वक्त की हुकूमत से 12 हमने रिक्वेस्ट की थी। हम कहते थे कि भाई हमारे दफ्तर खुलवा दीजिए, हमारे दफ्तर खोल दीजिए। हमारे एलआई थे, ये वजीर आजम थे, कभी इनका गवर्नर था, इनके पास यहाँ इतनी स्ट्रेंथ थी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इनके पास था, लोग इनके साथ थे, तो एमक्यूएम की बात क्यों नहीं मान रहे थे? एमक्यूएम के वोट बैंक पे तो खड़े हुए थे, एमक्यूएम के वोटों से तो वजीर आजम बने हुए थे, तो क्यों नहीं खोल के देते थे हमारे दफ्तर? आज अगर हमारे ऑफिसेज खुल के लोग अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं उस माजी की जिसमें ये रहना चाहते हैं, माजी में रहें, बिल्कुल रहना चाहिए माजी के अंदर, लेकिन माजी से सबक सीखना बड़ा जरूरी है। भाई आपने अगर डिलीवर किया होता ना इस शहर के लोगों के लिए, इस शहर के लोग दोबारा आपको मुंतखब करते, वजीर आजम मुंतखब करके दिया था, इस शहर के अंदर बैनर लगाया था इन्होंने, वजीर आजम कराची से, कराची की सीट्स को छोड़ दिया उन्होंने, कराची को विजिट कभी नहीं किया, कराची के लोगों को नहीं पूछा। कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान का आप रेशो निकालेंगे, अगर 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है तो 3.5 करोड़ लोग कराची में बसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कराची के लिए आपने कभी विजिट करके नहीं बताया, 3.5 करोड़ लोगों को आपने एक साइड कर दिया और बोला जी ठीक है जी, ये आपने पीपल्स पार्टी के हैंड ओवर कर दिया, जिन्होंने बर्बाद किया 15 साल हुकूमत करके यहाँ पे। तो आपने उनके उस वक्त क्या आवाज उठाई? पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या आवाज बने? लोगों को कोई आपने कुछ आपने गवर्नर के जरिए, अपने वजीर आजम के जरिए कोई रिलीफ पैकेज का पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया हसन भाई, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक का सिर्फ कहा जा रहा है, गौर भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक का। नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया, पीपल्स पार्टी कभी भी डिलीवर नहीं कर सकी, इस मौक़िफ़ पे वो आज खड़े हैं और एक उम्मीद है कि जी नून लीग अगर वफाक के अंदर आती है, आज उनके दफ्तर भी ओपन हो गए। सही कह रहे हैं असाम साहब कि पहले दफ्तर नहीं ओपन होते थे, जब ये लोग पहले वफाक का भी हिस्सा थे और उसके अंदर पूरा सेटअप के अंदर पीटीआई में नहीं, लेकिन अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, अब भी बात करेंगे, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ सिलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड की जा रही है सवाए एक पार्टी के? क्या ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है? इसको मानना ना मानना ये हर एक का अपना व्यू है, लेकिन क्या यही रियलिटी है? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी गौर खान साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, एमक्यूएम को अपेरेंटली दे आर कंफर्टेबल विद द होल सिचुएशन, इलेक्शंस को देखते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कंफर्टेबल, जीडीए कंफर्टेबल, नून लीग कंफर्टेबल, पीपल्स पार्टी नॉट कंफर्टेबल, बाकी की भी कुछ पार्टीज कंफर्टेबल हैं, आप लोग कंफर्टेबल हैं? क्योंकि कल परसों में जो हमारी बातचीत हो रही थी, शमीम नकवी साहब थे भी हमारे प्रोग्राम में, वो सारे कह रहे हैं कि जी, और परवेज़ इलाही साहब जो आप लोगों के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं जी इस हद तक वो डलेगा पीटीआई को कि जिसका हिसाब कोई नहीं। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बंदा तो एक वो आपका खड़ा नहीं होने दे रहे, तो वोट किसको डलना है इस दफ़ा? ये भी ज़रा इस पर भी रोशनी डालें।
नहीं, इंशाल्लाह ताला जहाँ वोट डलने का ताल्लुक है तो जो लोग बंदे जितने भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला वोट तो बहुत सारा डलेगा, और पब्लिक जो है ना इसका सेंटिमेंट वो है ही ऐसा, इंशाल्लाह ताला वोट में तो कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का है तो मैं तो समझता हूँ ये सिर्फ एक नारा ही रह गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हमने बारहा कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है, एक पिटीशन में भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जी 8 तारीख को इलेक्शन होने हैं, ये तो अब हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड देना भी अदलिया और इलेक्शन कमीशन का ही काम है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमने तो उनको चार्टर ऑफ डिमांड भी लिखा, हमने मुतालिबा भी किया, फिर हमारी मीटिंग भी हुई, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान साहिबान ने हमें यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन सो फार उस दिन से और आज के बाद, स्पेशली 2 नवंबर के बाद जिस वक्त एक नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में अनाउंस हो गया कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे, तो जनरल इलेक्शन का बेसिकली वो फ्रेमवर्क आगे चल पड़ा है, और उसी दौरान जो भी सर्कमस्टांसेस है वो पूरे दुनिया को मालूम है कि पीटीआई को इस वक्त कोई प्लेइंग फील्ड जो है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या हमें तो उतरने भी नहीं दिया जा रहा उस फील्ड में। तो गौर साहब, मैं गौर भाई यही तो मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक फ्रेमवर्क की आपने बात की, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, आप लोगों को तो इलेक्शन की वो रैलियां नहीं करने दे रहे, आप लोगों के बंदे कहां से वहां खड़े होंगे, ये भी तो समझाए ना। फिर फरमा रहे हैं, हमें रैली तो दूर की बात है, हमें अपने प्राइवेट जगहों में, मैं आपको पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, इवन पंजाब में जो जिस सिटीज में हमने इजाजत मांगी, इजाजत नहीं दी जाती, जहां इजाजत हाईकोर्ट की वजह से मिली वहां भी नहीं दी गई। पेशावर हाईकोर्ट ने इजाजत दी मानसहरा में, वहां से इवन वहां उनकी कुर्सियां उठाई गई। तो और वो कुर्सियां क्या, वो तो रैली तो दूर की बात है, वो तो एक रैली नहीं थी, कन्वेंशन था, और कन्वेंशन भी किसी प्राइवेट जगह उसमें नहीं, पब्लिक में, वो भी उसके घर के हुजरे के अंदर भी, और हुजरे में अंदर नहीं करने दिया। अगर इसके कोई उम्मीद है गौर भाई, मुझे बताएं, कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड की पीटीआई के लिए? पहले खुद भी बताएं ना, आप लोगों को कहीं से पूरी उम्मीद है इस चीज को लेकर, या ये वन साइडेड ही कहानी चलनी है? नहीं, फिलहाल तो ये वन साइडेड चल रही है ना, लेकिन हमें तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिलहाल तो वन साइडेड है। इलेक्शन कमीशन को ने कहा 2 तारीख को हम ये इकदाम करेंगे, 7 तारीख को चार्टर ऑफ डिमांड हम पेश करेंगे, 8 तारीख को मुलाकात हुई, 8 तारीख है और आज है 17। इन्हीं दौरान अगर जितनी भी डेटें गुजरी हैं, इन्हीं दौरान तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एक भी इकदाम ऐसा नहीं किया जिससे हमें ये वाज़ेह हो कि इलेक्शन कमीशन फर्दर प्रोसीड कर रही है। ना हमारे झंडों की इजाजत हो, रैली की इजाजत हो, कन्वेंशन की इजाजत हो, लोगों को ना उठाया जाए, लोगों को ना हरास किया जाए, जो वर्कर लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए उनको हराया जाता है। हमारे तो जो लोग जेल में चले जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। पॉइंट आ गया जी आपका। जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा था, उनको तो जामिन नहीं मिल रहे। बिल्कुल ठीक है हसाम भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इलेक्शन कमीशन इकदाम करेगी फिर। ठीक, हसाम भाई जरा आपके तो इत्तेहादी रहे हैं, बड़े आप लोगों की मोहब्बत रही है, आप लोगों के बारे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वजीर आजम होते थे तो बड़े अच्छे जुमले बोला करते थे, आपके जो मेंबर्स थे फेडरल कैबिनेट के अंदर। सो ये वन साइडेड जो अभी गौर साहब जिस चीज़ का गिला शिकवा कर रहे हैं कि वन साइडेड कहानी चल रही है, पुराने इत्तेहादी हैं को थोड़ा सा आप ही किसी को कहें कि नहीं इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। मंसूर भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन है क्या? यानी अगर इनको उतरने की इजाज़त दे दे और जो इलेक्शन कमीशन जो है इनके लिए स्टेज तैयार कर दे, वो लोगों को अनाउंसमेंट करे जैसे ये बाई इलेक्शंस में करते आए कि जी लोग इनके मिनिस्टर्स, इनके चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, सेनेटर्स, वो सब पूरे इलेक्शन कैंपेन चलाते थे। ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड? क्या उस वक्त एहसास था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कभी इनसे भी जो है वो छीनी जा सकती है या इनको नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है ना भाई। आपने जो कुछ किया है पीछे माजी में और अभी भी करते चले आ रहे हैं, आप वफाक को कमजोर करने आए थे, वफाक को कमजोर करते चले गए। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि 3.5 साल में आप अदलिया को मजबूत कर देते? आज जो अदलिया का आप रोना रोते हैं कि जी अदलिया के फैसले नहीं आ रहे सही, या क्या इससे पहले वाले फैसले सही थे? क्या इससे पहले जब फैसले दिए जा रहे थे कराची के हवाले से ही कर लेते, सिर्फ बात एमक्यूएम के हवाले से कर लेते हैं बात, तो क्या वो फैसले सही दिए जा रहे थे? अच्छा, लेकिन हसाम भाई मुझे एक चीज बताएं, ठीक है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जब हमें रोका जा रहा था वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। आज आप हमसे ये कहते हैं कि हम इनको दे दें, ये चले पीटीआई ने जो बोया है वो खा भी रही है, ठीक है हसाम भाई, जो पीटीआई बकौल आपके जो उन्होंने बोया आज उसी का रिजल्ट है। लेकिन मुझे बताएं, सईद गनी साहब आप लोगों को मुर्दा घोड़ा कह रहे हैं, कैसे कर लेते हैं वो ऐसी बातें, और क्यों उन्होंने कहा है आपको?
देखिए, ये तकलीफ तो उनकी बढ़ेगी। अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, चीखे भी निकालेंगे, रोएंगे भी सड़कों के ऊपर आके। ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं अपनी महफिलों में बैठ के, यकीन जानिए सड़कों पे रोएंगे आके, ये चीखे मारेंगे आके, क्योंकि ये चीखें इनकी निकल रही है ना, इसलिए निकल रही है कि इनको ये अंदाजा ही नहीं था कि एमक्यूएम को जितने अरसे 7 साल 8 साल दबाने की इन्होंने कोशिश की, उसके दफातर बंद करके उसको स्प्लिट मैंडेट करके वो सब यकजा हो गया। इनको अंदाजा ही नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि जी ये कराची जो है वो उन्होंने फतह कर लिया है, वो हैदराबाद इन्होंने फतह कर लिया है, तो चीखें तो निकलेंगी मंसूर भाई, और बड़ी दूर तक वो चीखों की आवाज आएगी। इनके अभी रोने की भी आवाज आएगी, सड़कों के ऊपर बड़ी जोर जोर से दाड़े मार के रोएंगे। अभी शुरू ही कुछ नहीं हुआ। अभी तो ये देखेंगे जब हम एक दिन में 30 दफातर का इफ्तिताह करते हैं, आप मीडिया पे दिखाते हैं, एक इसी कराची शहर, हैदराबाद शहर के अंदर एक दिन में हम खोलते दफातर, फीते काटते, इनकी चीखें निकलती है और बहुत ज्यादा निकलेंगी। ठीक हो गया हसान साबिर भाई, बहुत शुक्रिया। जी गौर साहब प्लीज। एक लफ्ज़ से जी सर, 1 मिनट है आपके लिए, 1 मिनट है आपके लिए। जी देखिए, वो शायद ये इस मरतबा जो है ना एमक्यूएम का ज्यादा एम्फेसिस इस बात पर है कि हमारे दफातर खोले जाएं बजाय इसके कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अदरवाइज एक चीज आपको जरूर ये बताता हूँ, इस मरतबा इंशाल्लाह ताला आप यकीन के साथ याद रखें, इस मरतबा लोगों ने लिसानी, ज़बानी और मजहबी बुनियादों पर वोट कभी नहीं देना। पाकिस्तान की अवाम बेदार हो चुकी है। लोगों के अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है, इदारों की मजबूती के लिए उन्होंने वोट देने, और उन्होंने ये ख्याल रखना है कि कौन है जो मुल्क को यकजा कर सकता है, जो उसको स्ट्रांग कर सकता है, जो उसकी इकानमी को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर गौर खान साहब, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हसान साबिर साहब, मुल्क को मजबूत नहीं किया जा सकता। हसान भाई थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका जी। फयाजुल साहब ने भी जी हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।